जो हशर आपने इमरान खान का किया है, उसको आपने 4 दिन से जो है वो अलग थलग रखा हुआ है, किसी के साथ उसकी मेल मुलाकात नहीं हुई, वो किसी इंसान से बात नहीं कर सकता। आपने उसके ऊपर इतना जो है वो दबाव बढ़ाने के लिए, उसको ज़ेर करने के लिए जो हरकतें आप कर रहे हैं, और फिर उसकी बहनों के साथ जो आप सलूक कर रहे हैं, इसकी बुनियाद पे आपका ये ख़्याल है कि आप इमरान खान को तोड़ लेंगे या उसकी बहनों को दबाव में ले आएँगे, या इस गुंडागर्दी से और बदमाशी से और जब्र से और इस्तिबदाद से और फस्तायत से आप उसके ख़ानदान को जो है वो घुटनों के बल ले आएँगे और आपकी बात मानेगा। मैं आपको दीवार पे लिखी हुई ये तहरीर बता रहा हूँ कि मर जाएगा वो भी और उसकी बहनें भी। उनकी लाशें तो आपको मिल सकती हैं सड़कों के ऊपर, आपके सामने सजदा रेज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमीदुल्लाह खान। आज 10 अक्टूबर है। बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। इस वक्त शाम के 4 बज रहे हैं और मैंने कुछ खबरों का इंतखाब किया है। वैसे तादाद तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन 5 बड़ी खबरों पे हम बात करेंगे। एक पश्तून कौमी जिरगा है जो 11 अक्टूबर को होना है। बहुत सूरत हाल कशीदा है इसके हवाले से। वफाकी हुकूमत जिसने PTM पे यानी पख्तून कौमी मूवमेंट पे पाबंदी आयद की है, उसकी ये कोशिश है कि किसी भी तरह से पख्तून अक़वाम जो KPK में इकट्ठे हो रही हैं और एक जिरगे में वो मुशावरत करना चाह रहे हैं KPK के हवाले से, पख्तूनों के हकूक़ के हवाले से, उनकी पसमानदगी और उनके एहसास महरूमी के हवाले से, और अपना एक लाहे अमल तय करना चाह रहे हैं। बड़ा कुशादा दिल का मुज़ाहरा किया है PTM ने। उनको अगरचे के शिकायत हैं पंजाब से, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सियासी जमातों को, दानश्वरों को, साहिब राय जो लोग हैं उनको, साफ़ियों को, तज्ज़ियाकारों को, पॉलिटिकल एनालिस्ट को, सबको उन्होंने मदऊ किया कि आप आएँ हमारे साथ बैठें, हमारे साथ गुफ्तगू में शरीक हों, ताकि हम बुनियादी तौर पे ये जान सकें कि पख्तून कौम के जो मसाइल हैं दहशतगर्दी की जंग की वजह से, और जो बॉर्डर के साथ एरियाज़ हैं जहाँ लोगों को मूव करना पड़ा है मिलिट्री ऑपरेशंस की वजह से, रोज़गार के मसाइल हैं, उनके हकूक़ के, सियासी हकूक़ के, आइनी मसाइल हैं। जो हमने स्टेटस दिया कबायली इलाका जात को, जिस तरीके से हमने उनको मेन स्ट्रीम में शामिल करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद सूरत हाल ऐसी बनी कि ना वो बेचारे 3 में हैं ना 13 में हैं। वो सारे जो कबायली इलाका जात को शामिल करने के लिए सूबे के अंदर जो इक़दामात थे वो भी नहीं हुए, तो ना उनकी पहले वाली पोजीशन बरकरार है और ना ही नई पोजीशन उनको दी गई है। तो इस हवाले से उनके बड़े जेन्युइन तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख़दशात हैं, एप्रीहेंशंस हैं, बात करना चाहते हैं इस पे, वो इस पे उन्होंने कौमी जिरगा बुलाया। अब 11 अक्टूबर को ये जिरगा होना है। एक अजीब सी सिचुएशन जो है इस पे पैदा हुई है। एक पैनिक जो है वो क्रिएट हुआ है पिछले 3-4 दिन के अंदर कि PTM के मुख्तलिफ़ जगहों पे अटैक्स हुए हैं उनके लोगों पे। ज़ाहिर है वो मोबिलाइज़ कर रहे थे, लोगों को तैयार कर रहे थे। उस कौमी जिरगे के लिए अनाउंसमेंट्स हो रही थी, छोटे शहरों में जुलूस निकल रहे थे, लोगों को आगाही दी जा रही थी कि आप इस में शिरकत करें। तो 3 जगह पे अटैक्स हुए, 3 लोगों की अमवात हुई, बेशुमार लोग ज़ख्मी हुए। इस पे ज़ाहिर है कि KPK में PTI की गवर्नमेंट है और इस बारे में बड़ी वाज़ेह हिदायत हैं इमरान खान की, और वो ख़ुद भी जब इक़्तिदार में थे तो वो जो PTM के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और पख्तूनों के ख़ास तौर पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और आप ये बात ज़हन में रखें कि PTI का KPK में, पख्तूनों में उसका वोट बैंक बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इस एतबार से अगर आप ये देखें तो इमरान खान एक नरम गोशा रखते हैं, वो हमदर्दी रखते हैं पख्तून कौमी मूवमेंट के मुतालबात से। तरीक़ेकार से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इमरान खान का ये मौक़िफ़ रहा कि उनसे डायलॉग किया जाए, उनको एंगेज किया जाए, उनको साथ बिठाया जाए और हमदर्दी से उनकी बात सुन के उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ। ये शुरू से उनका मौक़िफ़ है। तो ज़ाहिर बात है कि ये KPK की जो गवर्नमेंट है उसको भी इमरान खान की हिदायत थी। अगरचे इमरान खान साहब जेल में हैं, लेकिन मामलात को वो देखते हैं, हिदायत जारी करते हैं। ज़ाहिर है वो कौमी सतह के रहनुमा हैं, उनका कंट्रीब्यूशन है, वो मामलात से ताल्लुक़ रखते हैं, आप उनको लाताल्लुक़ नहीं कर सकते। तो उनकी ये हिदायत थी कि PTM के साथ जो है वो यानी वो किया जाए, उनके साथ तावन किया जाए, उनको पुरअमन तरीके से कौमी जिरगा मुनक्कद करने में KPK की गवर्नमेंट को करना चाहिए, तावन करना चाहिए। अब एक अजीब सी सूरत हाल पैदा हुई है कि बहुत ही अजीब किस्म का क्राइसिस है जो शायद पाकिस्तान में इससे पहले कभी भी नहीं रहा।
मतलब इससे पहले हमने पिछले 40 साल में ये देखा है कि जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होती थी, तो पंजाब में कहीं गवर्नमेंट होती थी नून लीग की। इसी तरह सेंटर में अगर गवर्नमेंट होती थी नून लीग की, तो सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होती थी। तो सूबों के साथ सेंटर के मामला तो पहले भी चलते रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। बलूचिस्तान के साथ और केपीके के साथ भी ये मसला रहा है। लेकिन इस दफ़ा जो कुछ हो रहा है वो बड़ा अजीब व गरीब है कि सेंटर जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, गवर्नमेंट को इस्लामाबाद से चलाने की कोशिश कर रहा है। यानी कौमी ये सूबाई असम्बली जो है केपीके की, उन्होंने एक फ़ैसला किया, उन्होंने एक कमेटी बनाई। इन हालात पे उन्होंने बड़े तशवीश का इज़हार किया और ये कहा कि बात होनी चाहिए पीटीएम के साथ, और 11 अक्टूबर को किसी तरह अगर उनका जिरगा पुरअमन तरीके से हो जाए तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। एक सियासी तरीके से अगर वो अपने मुतालबात रखते हैं, अपना तज्ज़िया पेश करते हैं, अपने हकूक़ के हवाले से कोई बात करते हैं, तो उसको पुरअमन तरीके से सुनना चाहिए और उस पे गौर करना चाहिए। तो ये एक तरफ ये कोशिशें जो है वो हो रही थी, और दूसरी तरफ सूरत हाल जो है वो ये है कि गवर्नमेंट के यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के शहबाज शरीफ का साहब के गवर्नमेंट के कहने पे चीफ सेक्रेटरी साहब और आईजी साहब जो हैं केपीके के, वो मुकम्मल तौर पे उनके कंट्रोल में हैं और इस्लामाबाद की बात मान रहे हैं। अपने वज़ीर आला की वो बात ही नहीं सुन रहे, ना उसको मान रहे। तो अब एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया चीफ सेक्रेटरी ने, और बड़ा अजीब व गरीब किस्म का नोटिफिकेशन है, जिसकी ज़ुबान बड़ी अजीब सी है, और जिसमें ये कहा गया है कि कोई गवर्नमेंट का सरकारी अफसर, गवर्नमेंट के इदारे, गवर्नमेंट के वसाइल, यानी कि पी के गवर्नमेंट के सूबाई गवर्नमेंट के जो वसाइल हैं, इदारे हैं, वो किसी तरीके से जो लोग हैं, वो यानी सरकारी जो लोग हैं, मुलाजमीन हैं, वो जिरगे से लाताल्लुक़ रहें, डिस्टेंस पे रखें अपने आप को, और उसके साथ उनका कोई ताल्लुक़ जो है वास्ता नहीं होना चाहिए। अब ज़ाहिर है कि जो मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल है, आप इसको समझते हैं, जिस तरह से वाक़यात पै दर पै दहशतगर्दी के हो रहे हैं, और केपीके सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला सूबा है। वहाँ अगर इतना बड़ा यानी लाखों की तादाद में लोग शरीक होंगे उस जिरगे के अंदर, और आप कहें कि सूबाई गवर्नमेंट को, लोगों को, इदारों को इससे कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं रखना चाहिए, तो जनाब उनको सिक्योरिटी कौन देगा? इतने लोगों की ट्रांसपोर्टेशन होगी, वो लोग वहाँ पे ज़ाहिर है क़याम करेंगे, रहेंगे, उनके खाने-पीने के मामलात हैं, उनकी सिक्योरिटी के मामलात हैं। पुलिस ने उनको जो है तहफ़्फ़ुज़ देना होता है, उस सारे सराउंडिंग को और एरिया को पुरअमन तरीके से लाखों लोगों के लिए ऐसा बनाना होता है कि जो इवेंट वहाँ हो रहा है वो पुरअमन तरीके से हो। लेकिन ये जो चीफ सेक्रेटरी का नोटिफिकेशन है, ये तो बहुत वाज़ेह तौर पे इस तरफ इशारा कर रहा है कि वफाकी हुकूमत जिसने पीटीएम पे अभी पाबंदी लगाई है, तो पाबंदी का तो ज़ाहिर है कि वाज़ेह मकसद है, यानी फिर ऐसी जमात जिस पे पाबंदी लग गई हो, वो कोई इवेंट नहीं कर सकती, नहीं कोई इज्तिमा नहीं कर सकती, कहीं इकट्ठे नहीं हो सकते, कोई बात नहीं कर सकते, और उनकी सारी सरगर्मियाँ जो हैं वो गैर कानूनी शुमार होंगी। ये सेंटर वफाक जो है इस पे कर रहा है, और अब वो चीफ सेक्रेटरी और आईजी केपीके के ज़रिए ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जिरगा किसी तरह से हो ही नहीं। ज़ाहिर है वो पश्तून है, पीटीएम है, उन्होंने बड़ी जदोजहद की है, इंतहाई मुश्किल और नामुवाफ़िक हालात में उन्होंने अपनी स्ट्रगल को जारी रखा है, बड़े तहम्मुल के साथ, बड़ी बुर्दबारी के साथ। वो एक तरफ जो है वो पाकिस्तान के आइन को मानते हैं, वो कौमी असम्बली का और सूबाई असम्बली का ये इलेक्शंस लड़ते हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, वो अपनी बात करते हैं इन फोरम्स के ऊपर, तो ज़ाहिर बात है कि वो मेन स्ट्रीम उसका हिस्सा है, सिस्टम का हिस्सा है, आप उन्हें खुरच के अलग नहीं कर सकते। उन्होंने हथियार नहीं उठाए, वो हथियार उठा के बगावत उन्होंने नहीं की, उन्होंने कोई सरकशी नहीं की, वो पहाड़ों पे चढ़ के मोर्चाबंद नहीं है जैसे बीएलए है या दूसरी तंजीमें। वो अलहदगी पसंद नहीं है, वो इसी सिस्टम के अंदर रहकर अपने हकूक़ मांग रहे हैं, और आप उनको इसी तरह से दीवार से लगाएंगे, तो जो मसला है पख्तूनों के अदम तहफ़्फ़ुज़ का, एहसास महरूमी का, ये तो बढ़ेगा। ये इस तरीके से तो कम नहीं होगा। तो अजीब हमारी हुकूमत है, जिसको हम ये कहते हैं कि रियासत माँ की जैसी होती है, उसका दर्जा माँ के तरह होता है, वो अपने सारे बच्चों के लिए बराबर सोचती है, सबकी देखभाल जो है वो करती है, सबका ख़्याल रखती है। तो पश्तून कौमी मूवमेंट के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसका सवाल का कोई जवाब नहीं। अब इस पे एफ़र्ट्स की वज़ीर आला केपीके गंडापुर साहब ने, उन्होंने कमेटी बनाई असम्बली ने, और वो उस कमेटी के सरबराह हैं। उन्होंने कहा हम बात करेंगे, वफाक से भी बात करेंगे, पीटीएम से भी बात करेंगे, और हम इस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे, इसका सियासी हल निकालेंगे।
अभी वो ये एफ़र्ट्स कर रहे थे, रात को जो है सारी उनकी कोशिशें हुई, कमेटी बनी, रातों रात उसका बहुत देर से उसका इजलास हुआ, सुबह उसका जो है वो एलामिया भी मीडिया को जारी किया गया और जिसमें एक बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ये इवेंट कौमी जिरगा जो है ये पुरअमन तरीके से मुनक्किद हो। और इतनी ज़बरदस्त बात की गंडापुर साहब ने, ये देखें आप मुल्क के जो सियासी हालात हैं, जिस तरह गंडापुर साहब इस्लामाबाद में धरने में आए थे डी चौक, और फिर उनके साथ जो कुछ हुआ था, जिस तरह से वो किडनैप हुए या फिर उनको उठाया गया या जो भी मामलात थे, वो एक अलग मौजू है। लेकिन ये बैकग्राउंड रखने के बावजूद उन्होंने ये कहा कि मैंने वफाकी वज़ीर दाखिला जो हैं मोहसिन नकवी साहब, उनको मदऊ किया है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है, मैंने उनसे दरख्वास्त की है कि वो पेशावर तशरीफ़ लेके आएँ, यहाँ आके हम बैठ के बात करें। तो आज मोहसिन नकवी साहब जो है वो पेशावर गए हैं। अभी डेवलपमेंट्स जो है वहाँ पे हो रही हैं। एक मतलब टेंशन की सूरत हाल है, एक क्योस तो बहरहाल है। लेकिन अब मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि आप एफ़र्ट्स देखें कि फ़ेडरल गवर्नमेंट एक फ़साद चाह रही है। फेडरल गवर्नमेंट जो है शहबाज शरीफ साहब की और पीडीएम की जो गवर्नमेंट है, ये एक फितने और फसाद को जन्म दे रही है, ये मामलात को ख़राब कर रही है। ये मुल्क जो पहले ही दहशत गर्दी से अबतर सूरत हाल से दो चार है, और मुल्क में एक बहुत बड़ी शंघाई तावन कॉन्फ्रेंस जो है वो होने की तंजीम के जो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट्स हैं, वो 14, 15, 16 इन तारीख़ों में पाकिस्तान आ रहे हैं। आपको चाहिए कि आप मुल्क के हालात को नॉर्मल रखें, कोशिश करें कि किसी तरह से फितने और फसाद जो है वो कम हों। आप क्यों इन चीज़ों को हवा दे रहे हैं? आप क्यों लोगों को जो है मुश्तिल कर रहे हैं? आप क्यों हालात को ख़राब कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब ज़िम्मे है जनाब शहबाज शरीफ साहब के, वफाकी हुकूमत के, पीडीएम के और ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी के, जो छोटे सूबों के हकूक़ की बहुत बात करती है। बोलना चाहिए, उन्हें बात करनी चाहिए, अपना कंट्रीब्यूट करना चाहिए उनको इस मामले में, अपना जो किरदार है वो अदा करना चाहिए कि पश्तूनों का ये जिरगा पुरअमन तरीके से हो। तो इससे किसी का क्या बिगड़ता है? इससे कुछ भी नहीं होता। उनके मुतालबात हैं जो फॉर्मली एक फ़ोरम से, पश्तूनों के इस फ़ोरम से सामने आएँगे। बहरहाल ये देखिए बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है, और हमें दुआ करनी चाहिए कि ये इवेंट जो है 11 अक्टूबर को हो, पुरअमन तरीके से हो और फितना फसाद आगे न बढ़े, कि इसलिए कि इससे बैनुल-अक़वामी सतह पे जब हमारे मेहमान हमारे इस्लामाबाद में होंगे, कोई अच्छा मैसेज जो है वो बैरून मुल्क नहीं जाएगा। दूसरी खबर की तरफ आते हैं। इमरान खान की सिस्टर अलीमा खान की एक वीडियो सरदार कदीर एडवोकेट ने जारी की है, जो अब अदालत में आज उनको पेश किया गया, और मुझे बड़ी हैरत हुई कि अलीमा खान तो माशाल्लाह जितना अब वो अदालतों में और जेलों के उन्होंने चक्कर लगाए हैं अपने भाई के पीछे, वो अब एक मुकम्मल तौर पे एक वकील बन गई हैं। अब उनका गुफ्तगू का स्टाइल वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन को समझती हैं, वो कानून को अब समझने लगी हैं। जब वो गुफ्तगू करती हैं तो ऐसा लगता है कि वो एक तरह से वकील हैं। एनी हाउ उन्होंने सारी डिटेल बयान की है, जो बड़ी दर्दनाक कहानी है, जो मैंने इस वीडियो के अंदर मैंने देखी है, जिसमें वो बता रही हैं जज को कि किस तरीके से 60 साल से 80 साल की उम्र की ख़्वातीन जो एक तरफ आराम और सुकून से खड़ी हुई थीं, बग़ैर किसी इश्तिहाल के, मुल्क में जो है वो कोई यानी इस्लामाबाद में कोई दफ़ा 144 नाफिज़ नहीं थी, कोई कर्फ्यू की सिचुएशन नहीं थी, कोई मार्शल लॉ नहीं लगा हुआ था। लोगों को सड़कों पे निकलने का और बात करने का हक़ हासिल था, और ख़्वातीन क्या कर सकती हैं, वो क्या इश्तिहाल फैलाएँगी और क्या जो है वो अफ़रा-तफ़री करेंगी या क्या हंगामा करेंगी। इन पुरअमन ख़्वातीन को जिस तरीके से उठाया गया, इसकी सारी कहानी उन्होंने बयान की। इसके साथ उन्होंने ये बताया कि फिर उनको किस तरह इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ थानों में रात के काफ़ी देर तक जो है वो चक्कर लगाते रहे, कभी एक थाने, कभी पुलिस लाइन्स और कभी कहाँ। उन्हें भूखा और प्यासा रखा गया, और उनमें से कुछ ख़्वातीन जो है बीमार थीं, जिनमें से एक की तबीयत ख़राब हुई, उनको शिफा अस्पताल ले जाया गया। तो ये सारी तफ़सीलात उन्होंने जज के सामने रखी, और उन्होंने कहा कि मेरा कसूर क्या है? मुझे किस जुर्म में आपने गिरफ़्तार किया है? और मुसलसल जो है मेरा जुडिशल जो है वो रिमांड दिया जा रहा है। तो ये जो पुलिस का जो रवैया है, इंतज़ामिया का जो मेरे साथ रवैया है, इस पे उन्होंने शिकवा किया और अपने हक़ और इंसाफ़ के लिए बात की। और मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ, कि कभी आपने ये सोचा या कभी आपके ज़हन में ये सवाल पैदा हुआ कि अलीमा खान और उज़्मा खान जो ये 2 बहनें हैं, ये क्यों सड़कों पे मारी-मारी फिर रही हैं, दर-बदर फिर रही हैं? जेल में जाती हैं भाई से मिलने के लिए, उसके केसेस के लिए अदालतों में जाती हैं, उसके लिए जो मुज़ाहरे होते हैं, वहाँ वो सारी शरीक होती हैं। तो ये सवाल तो पैदा होता है कि क्या इमरान खान ने उन्हें ये कहा है? मैंने एक दफ़ा अडयाला जेल के सामने, अभी कुछ अर्सा पहले की बात है, अलीमा खान से मैंने
हल्की-फुल्की गुफ्तगू की जो मतलब उसको कोई मीडिया की रिपोर्ट बनाना मकसद नहीं था। मैं तो अपने इंटरनेशनल एक मेरा इदारा है जिसके लिए मैं रिपोर्टिंग करता हूँ पाकिस्तान में, मैं उस सिलसिले में गया हुआ था। तो मैंने वैसे ही हल्की-फुल्की गपशप की अलीमा ख़ान से और मैंने उनसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल किया। मैंने उनसे ये कहा कि बहन मुझे ये बताएँ कि आप इतना नहीं आपका अगर कोई कारोबार है या फैमिली है या मामलात हैं, ज़ाहिर है ख़वातीन के बहुत सारे मामलात होते हैं जो उन्होंने देखने होते हैं, बच्चे देखने होते हैं, ख़ानदान देखना होता है। कोई कारोबार है तो उसको देखना होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। आप क्यों मतलब बार-बार जो है वो हर रोज़ निकली होती हैं, आपने घर छोड़ा हुआ है, अपने बच्चे छोड़े हुए हैं और आप मुस्तकिल जो है वो बाहर रहती हैं, सड़कों पे हैं, एहतजाज कर रही हैं, अदालतों के चक्कर काट रही हैं, बार-बार जो है भाई से मिलने के लिए यहाँ पे आती हैं। तो क्या आपको इमरान खान ने ये कहा है? वो उन्होंने मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया, वो बड़ी दिलचस्प खातून हैं, मुख्तसर बात करती हैं और बड़ा सोच समझ के बात करती हैं। ज़ाहिर है इमरान खान की बहन है, मुझे कि उन्होंने कहा कि देखिए भाई मुझे बेसिकली जब मैं ये देखती हूँ कि पूरा पाकिस्तान, हर शहर, हर करिया, हर गाँव, हर गली और कूचे से लोग निकले हैं उसके लिए यानी जब तरीके अदम एतमाद आई थी हुकूमत जब इमरान खान को इक़्तिदार से बाहर किया गया था और उसके बाद जो एजिटेशन हुआ, तो सारा पाकिस्तान जब गलियों, कूचों, बाज़ारों में एहतजाज में मैंने देखा तो मुझे थोड़ी-सी शर्मिंदगी महसूस हुई कि हम इमरान खान के ख़ानदान में से हैं। उसके अपने बच्चे नहीं हैं, जो 2 बच्चे हैं वो बाहर इंग्लैंड में हैं, वहाँ माँ के साथ होते हैं, पाकिस्तान में नहीं होते और उसके कोई और मतलब फ़ैमिली का कोई ऐसा है नहीं उसके अपने उससे, हालाँकि उनकी बेगम ज़ाहिर है कि अभी जेल में हैं, बुशरा बीबी। लेकिन वो ये कह रही थी कि हमें बड़ी शर्मिंदगी सी महसूस होती थी कि लोग कुछ कहें या ना कहें लेकिन अपना ज़मीर ये कहता था कि अगर एक सारी कौम निकली हुई है आपके भाई के लिए तो आप घर पे बैठे रहें तो ये नामुनासिब है। तो उन्होंने कहा फिर हमने ये फ़ैसला किया कि हम अपने-अपने तौर पे बहनें जो हैं वो निकलेंगी बाहर, हम जदोजहद करेंगे। हमें गवर्नमेंट में मतलब इमरान खान अगर दोबारा इक़्तिदार में आता है तो हमें तो वो मिनिस्टर तो नहीं बनाएगा, ना हमारी कोई ऐसी ख़्वाहिश है। लेकिन हमारा हम 3 बहनों का एक इकलौता भाई है और हमें उसके साथ बड़ी मोहब्बत है और हम उसके साथ हमदर्दी रखती हैं और जिस तरह बाकी सारे पाकिस्तान का दिल दुखता है उनकी कैद पे, इस तरह हमारा भी दिल का किया कि हम बाहर निकलें और उनके लिए जो है वो आवाज़ उठाएँ। तो ये एक ऐसी खातून है कि जिनका कोई लेना-देना नहीं है सियासत से। जिनका कोई ऐसा कोई मिशन नहीं है कि जब इमरान खान इक़्तिदार में आएँगे तो वो भी कोई एडवाइज़र बनेंगे या मिनिस्टर बनेंगे या उनको कौमी असम्बली या सेनेट का टिकट दिया जाएगा, ऐसा कोई सीन बहरहाल अभी तक जो है वो नहीं है। मैं एक कंपैरिज़न आपसे ज़रूर करना चाहूँगा। मैंने 92 में रिपोर्टिंग शुरू की थी और उससे भी पहले मेरा मीडिया से ताल्लुक़ रहा था। मैं इतने तवील अरसे में 30-32 साल की इस रिपोर्टिंग के दौरान मैंने सारे ज़माने देखे हैं। मैंने बेनज़ीर भुट्टो को देखा कि जब उनके शौहर आसिफ़ अली ज़रदारी पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ जेलों में और पेशियों पे जाते थे, कैसे वो अपने बच्चों को ये जो बिलावल साहब हैं माशाल्लाह अब जवान हैं और उनकी जो बहनें हैं उनकी शादियाँ हो चुकी हैं लेकिन उस वक़्त बख्तावर थी। तो कैसे ये 2 बच्चे लेके बेनज़ीर भुट्टो जो है वो दर-दर मारी-मारी फिरती थी अपने शौहर के लिए। इसी तरह से हमने बाकी सियासी कारकुन जो हैं उनको भी हमने देखा है कि जब उनके मर्द जो हैं वो जेलों में जाते हैं तो वो पीछे धक्के खाती फिरती हैं। लेकिन ये हमने कभी नहीं देखा कि जिस जिस सियासी कारकुन का भाई, वालिद या कोई रिश्तेदार जो है वो जेल में हो और वो एक अच्छी नॉन पॉलिटिकल फैमिली हो, यानी ज़ाहिर है इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हैं इस मुल्क के, उनकी बहनें हैं और वो उनके लिए जब दर-बदर फिरती हैं। ऐसा हमने कभी नहीं देखा कि इस बेदर्दी से आप इन ख़वातीन को गिरफ़्तार करें, इनको धक्के दें, इनके आँचल जो है वो नोचने की आप कोशिश करें और ये बूढ़ी ख़वातीन हैं, बड़ी रिस्पेक्टेबल हैं हमारे लिए और फिर आप उनको भूखा और प्यासा रखें, आप उनको बैठने के लिए कुर्सी ना दें, चटाई ना दें, सोने के लिए कोई दरी और चीज़ ना दें और ये सूरत-ए-हाल हो कि वो इतना भूखा-प्यासा रखा गया कि इंसान है, ज़ाहिर है जो पुलिस में वहाँ लोग थे, मर्द थे, औरतें थी, अब ज़ाहिर है उनके घरों में भी तो ख़वातीन हैं ना, वो चाहे उनकी ड्यूटी हो और उनकी कानूनी तौर पर मजबूरी हो कि उन्होंने लोगों के साथ ये सलूक करना होता है या थानों में उनके साथ वो सख्ती से पेश आते हैं। लेकिन आप ये देखें कि उन बेचारों ने चंदा किया, क्योंकि सरकारी तौर पे उनके पास पैसे नहीं थे इन कैदियों को खाना खिलाने के लिए, उन्होंने पैसे इकट्ठे किए और इकट्ठे करके उन्होंने उनको खाना खिलाया
और साथ में उन्होंने अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने रवैये से और अपने बात करने के उससे जो है वो पता चला। यानी अली मां खान की मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से उन्होंने नोट किया इस बात को। उन्होंने कहा कि ये पुलिस के लोग अपने तौर पे ये चाह रहे थे कि हम हमारे साथ अच्छा सलूक करें, कम से कम इतना कि वो हमें इंसान समझें। वो बड़े शर्मिंदा शर्मिंदा से थे कि उनको ये काम हुकूमत के कहने पे या पुलिस के आला अफसरान के कहने पे ये सारा कुछ करना पड़ रहा है। लेकिन वो ज़ाती तौर पे जो है ये ज़ाहिर है कि आम पाकिस्तानी हैं, बेशक उन्होंने यूनिफ़ॉर्म पहनी है। तो उनका रवैया हमारे साथ बड़ा हमदर्दाना था, लेकिन फिर उनको ऊपर से ज़ाहिर है अहकामात आते हैं सख्ती करने के और फिर इस तरीके से ये सारा कुछ होता है। ये बड़ा शर्मनाक है। मुझे आप ये बताएँ कि आपका पूरी एक गवर्नमेंट है, पीडीएम की सारी जमातें हैं, इनमें से कई हैं जो इंसानी हकूक़ के चैंपियंस बनते हैं, इन्होंने इनमें से कई हैं शाही ख़ानदानों के, जिन्होंने वज़ारतें, अब चीफ़ मिनिस्टर हैं पंजाब की, कल वो जेल में थी, तो वो ये कहती थी कि मेरे पास कपड़े इस्त्री करने के लिए इस्त्री नहीं थी, तो मैं फ्राई पैन को इस्तेमाल करती थी। यानी वो तकलीफ़ें जो अपनी बयान कर रही हैं, वो तो कुछ भी नहीं है। जो हशर आपने इमरान खान का किया है, उसको आपने 4 दिन से जो है वो अलग-थलग रखा हुआ है, किसी के साथ उसकी मेल मुलाकात नहीं हुई, वो किसी इंसान से बात नहीं कर सकता। आपने उसके ऊपर इतना जो है वो दबाव बढ़ाने के लिए, उसको ज़ेर करने के लिए जो हरकतें आप कर रहे हैं और फिर उसकी बहनों के साथ जो आप सलूक कर रहे हैं, इसकी बुनियाद पे आपका ये ख़्याल है कि आप इमरान खान को तोड़ लेंगे या उसकी बहनों को दबाव में ले आएँगे या इस गुंडागर्दी से और बदमाशी से और जब्र से और इस्तेबदाद से और फस्तायत से आप उसके ख़ानदान को जो है वो घुटनों के बल ले आएँगे और आपकी बात मानेगा। तो मैं आपको दीवार पे लिखी हुई ये तहरीर बता रहा हूँ कि मर जाएगा वो भी और उसकी बहनें भी। उनकी लाशें तो आपको मिल सकती हैं सड़कों के ऊपर, आपके सामने सजदा रेज़ नहीं हो सकती। लिहाज़ा आप अपना ज़ुल्म आज़मा लें, वो अपना जिगर जो है वो आज़माएँगे, आपके सामने सरेंडर नहीं करेंगे। अगली खबर की तरफ चलते हैं। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि सऊदी अरब का एक डेलीगेशन जो है वो जो शंघाई ताउन तंज़ीम है, उसके इजलास के सिलसिले में आया हुआ है। तो कुछ मिनिस्टर्स पहले आ जाते हैं जो जिन्होंने मीटिंग्स करनी होती हैं। तो सऊदी वज़ीर सरमायाकारी शेख खालिद बिन अब्दुल अज़ीज़, उन्होंने आज सुबह एक स्टेटमेंट जो है वो जारी किया। या उनके हवाले से हमें ये मालूम हुआ कि सऊदी अरब ने दिलचस्पी ज़ाहिर की है कि वो पाकिस्तान में जो रेकोडेक के ज़खायर हैं, जिसको एक कंपनी जो है वो देख रही है, जिसके मामलात को, जिसके पास 50% शेयर्स हैं और बाकी 50% शेयर जो हैं वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के पास हैं। अब उसमें उस कंपनी को ज़रूरत थी किसी मज़ीद इन्वेस्टर्स की, तो सऊदियों ने ये कहा कि हम इसमें दिलचस्पी रखते हैं। असल में ये सारा इसका ये बैकग्राउंड है कि सऊदियों के साथ जो ताज़ा पेशरफ्त हुई थी, वो अप्रैल में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ गए थे सऊदी अरब और उन्होंने पुराने जो एक मामलात चल रहे थे इमरान खान के दौर से या उससे पहले से सऊदी सरमाएकारी पाकिस्तान में, उस सिलसिले में वहाँ कुछ मज़ीद उनकी बातचीत हुई थी और उस पे कोई 6-1 महीने के बाद जो है ये पेशरफ्त हो रही है कि वो सऊदी वज़ीर जो हैं शेख खालिद ये कह रहे हैं कि वो अब $1 अरब की इन्वेस्टमेंट रेकोडेक में करने के लिए तैयार हैं उस कंपनी के साथ। और इस तरह से कोई $2.25 अरब की कोई इन्वेस्टमेंट जो है पॉसिबिलिटी उसकी पैदा हुई है कि पाकिस्तान में सऊदी अरब करेगा। अच्छा, अब इसमें जो वादा है, ये थोड़ा-सा देखने की ज़रूरत है कि ये वादे गुज़िश्ता काफ़ी तवील अरसा हो चुका है। अंदाज़न कोई 10-11 साल हो चुके हैं कि सऊदियों ने हमारे साथ सरमायाकारी के मंसूबों के लिए एक मफ़ाहमत की याददाश्तों पे भी दस्तखत किए और हमसे वादा किया है कि वो पाकिस्तान में कई अरब डॉलर की सरमायाकारी करेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि ऐसा हुआ नहीं है। सऊदी अरब के बहुत सारे जो हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं कि वो पाकिस्तान में खुलकर सरमायाकारी पे आमादा नहीं हो रहे। अब ये जो $1 अरब का इन्होंने कहा है, ये कह रहे हैं कि जी $5 अरब में से $1 अरब जो है हम फौरी तौर पे पाकिस्तान में अभी इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन मैं आपको रियल पिक्चर दिखाना चाह रहा हूँ कि ये दुनिया जो है दिखाने की कुछ और होती है और यानी पस मंज़र में कुछ और होता है। चीज़ों को समझने के लिए आप इस तरह से देख सकते हैं कि इनकी सऊदी अरब की जो इंडिया के साथ, भारत के साथ जो मोदी गवर्नमेंट के साथ तकरीबन 2 या 3 साल पहले एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें इन्होंने सऊदियों ने कहा था कि हम आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे $100 अरब की। इस फिगर को दोबारा सुनिए, $100 अरब इन्वेस्टमेंट करेगा सऊदी अरब भारत में।
पाकिस्तान में उन्होंने 10-11 अरब डॉलर का वादा किया है, जिसमें से एक पाई आज तक इन्वेस्टमेंट हुई नहीं है। साल हर साल इसमें से गुजर चुके हैं। जबकि उन्होंने जो भारत के साथ जो किया मुआहदा किया या जो भी अंडरस्टैंडिंग की, उसमें से को 3 साढ़े 3 अरब डॉलर लग भी चुके हैं और मज़ीद इन्वेस्टमेंट जो है वो हो रही है। तो अब आप ये दोनों के साथ फ़र्क देखें, यानी पाकिस्तान और इंडिया में बुनियादी तौर पे पाकिस्तान चूँकि इस्लामी मुल्क है, हमारा बिरादर मुल्क है और हमारे जो ताल्लुकात हैं ब्ला बला बला, जिस तरह हम ख़ादमैन हरीमैन शरीफैन के साथ हमारे मामलात हैं और जिस तरीके से हम उनको अपना बड़ा भाई समझते हैं और हम समझते हैं कि मुश्किल मामलात में हमारे साथ खड़े होते हैं। आप इन्वेस्टमेंट के लिए नीयत तो देखें कि वहाँ 100 अरब डॉलर के लिए उन्होंने वादे किए और पाकिस्तान में माशाल्लाह जो 10-11 अरब डॉलर के वादे किए थे, उनमें से अब 5 अरब डॉलर पे बात आ गई और 5 अरब डॉलर में से 1 अरब डॉलर जो है वो इन्वेस्टमेंट होगी, और कब होगी, कैसे होगी, कितना अर्सा लगेगा, कुछ मालूम नहीं। तो मैं ये सवाल आपके लिए खुद छोड़ देता हूँ कि आप मवाजना करके देख लें कि सऊदियों को हमारे यहाँ कितनी दिलचस्पी है सरमायाकारी करने में, इंडिया में कितनी दिलचस्पी है। इसकी बुनियाद पे जो है वो ताल्लुकात का तयन होना चाहिए। जो बड़ी ख़बर है जो मेरे लिए ज़ाती तौर पे बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है, मुझे मतलब है कि जो मुस्तकबिल की पिक्चर इस वाक़े के बाद से बनती है, इस ख़बर के बाद से, वो बड़ी ख़ौफ़नाक नज़र आती है। अभी रिसेंटली आपने ये देखा कि कराची में एयरपोर्ट के करीब जो है वो हमला हुआ। पहले तो इस हमले के बारे में हम रात गए, इसके बारे में इत्तलात इकट्ठे करते रहे, मैंने बेशुमार अपने दोस्तों को कराची रब्ता किया, मैं जानना चाह रहा था तफ़सीलात। और ज़ाहिर है कि तफ़सीलात तो पुलिस के और इंटेलिजेंस के इस तरह के हकाम से ही मिलती हैं। मीडिया के रिपोर्टर्स को वहीं से इत्तलात मिलती हैं। पहले ये कहा गया जी कि इस हमले में एक ऑयल टैंकर जो है वो हादसे का शिकार हुआ और वो फट गया और इस तरह। फिर कुछ देर के बाद पता चला कि नहीं, ये अटैक था। तो ये कहा गया कि जी ये अटैक आईईडी यानी एक ऐसा बम जो वहाँ नस्ब था उससे हुआ है। बाद में ये पता चला कि नहीं, बम नहीं था बल्कि ये खुदकुश हमला था। और इसका क्लेम किया बीएलए ने और फौरी तौर पे अपना मौक़िफ़ जो है वो जारी किया। यानी जब हम मीडिया सारा ये कोशिश कर रहा था कि मालूमात हासिल करे, क्योंकि हमने अपने अपने इंटरनेशनल इदारों को इस बारे में ख़बर देनी होती है, न्यूज़ देनी होती है, रिपोर्टिंग करनी होती है। तो हमें हमारे लिए टाइम सबसे कीमती होता है कि हम भाग दौड़ में होते हैं कि जल्द अज़ जल्द हमें सारी मालूमात मिल जाएँ। तो हमें पहली मालूमात तो खुद बीएलए ने जारी की अपनी प्रेस रिलीज़ से, जब उन्होंने कहा कि हमने टारगेट किया है और हमारा खुदकुश हमलावर था, और उसकी तफ़सीलात भी उन्होंने जारी की। बाद में जो तफ़सीलात सामने आई हैं वो चाइनीज़ एम्बेसी की प्रेस रिलीज़ से, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमारे 2 शहरी जो है इसमें हलाक हो गए। फिर मज़ीद मालूम ये हुआ कि ये चाइना से एक फ़्लाइट आई थी, उरुमची से, और जहाज़ से जो है चाइनीज़ का ये वफ़द जो है वो उतरा था और ये गाड़ियों में बैठा था और मूव कर रहा था, फिर उसके ऊपर अटैक हुआ। तो ज़ाहिर बात है कि ये सवाल तो पैदा हुआ कि बीएलए क्या इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, या इसके पास इतना बड़ा इंटेलिजेंस नेटवर्क है कि उसको पहले से ये मालूम है कि फ़लाँ दिन, फ़लाँ वक्त, फ़लाँ एयरपोर्ट पे जो है वो इस तरह से फ़्लाइट आएगी, उसमें से चाइनीज़ जो है उरुमची की उस फ़्लाइट से उतरेंगे, वो इस तरह की गाड़ियों में बैठेंगे और फिर हम उसके ऊपर हमला करेंगे। इसके लिए पहले खुदकुश हमलावर को तैयार किया गया, बाकी जो है लॉजिस्टिक सपोर्ट सारी दी गई। तो ये ज़ाहिर है बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि बीएलए को ये कैसे मालूम हुआ, उसको ये मालूमात जो है वो किसने दी हैं। इसलिए कि जो बागी होते हैं या अलहदगी पसंद होते हैं, जैसे बीएलए है, ये तो बॉर्डर्स एरियाज़ में, पहाड़ों में और वीरानों में और जंगलों में, बयाबानों में छुप के रहते हैं, वहाँ से ऑपरेट करते हैं। ज़ेरे ज़मीन रहते हैं और इनकी हाइड आउट्स होती हैं, जो हमारे यहाँ कहा यह जाता है कि ईरान से पल्ली तरफ भी ये हैं, यानी हमारी बॉर्डर से पल्ली तरफ ईरान में भी इनकी हाइड आउट्स हैं, और इसी तरह ये अफ़गानिस्तान में भी बाज़ इलाकों में ये रुपोश हैं। तो ये कम्युनिकेशन का नेटवर्क इनके पास कहाँ से आया, ये कैसे इनका निज़ाम जो है वो काम कर रहा था कि उरुमची से आने वाली फ़्लाइट की सारी तफ़सीलात उनको मालूम थी और फिर उन्होंने इस तरीके से अटैक किया। तो ज़ाहिर है रफ्ता-रफ्ता जो है वो फिर चीज़ें खुलती चली गईं और फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, वज़ारत ख़ारजा ने जो है वो ये कहा कि इसमें एक फ़ॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी मुलव्वस है। अब आप देखिए इस बात को कि हमारा फ़ॉरेन ऑफ़िस नाम लेने के लिए भी तैयार नहीं। जब आप इतने बड़े हादसे में, जब इतना चाइना जिस पे हिल गया, पूरे रीजन की सिक्योरिटी जिससे जो है वो मुतासर हुई, और जिसमें पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सिक्योरिटी, सलामती, इन्वेस्टमेंट और बहुत सारे मामलात पे सवाल उठ गया कि अगर इस तरह से हमले होते रहेंगे फॉरनर्स पे, तो कैसे ये मुल्क आगे चलेगा, कौन इस पे सरमायाकारी करेगा, कैसे ये मुल्क आगे तरक्की करेगा, इतना बड़ा सवाल है।
اور فॉरेन ऑफिस कह रहे हैं कि एक गैर मुल्की एजेंसी जो है इसमें मुलव्वस है। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर इस तरह का कोई वाक़या इंडिया में हो जाता है, विद इन नो आवर्स, कुछ 7, 6, 7, 8 घंटे के अंदर उनके पार्लियामेंट में खड़े होकर उनका वज़ीर दाखिला पाकिस्तान का नाम लेता है, अगले चंद ही घंटों के अंदर उनका मीडिया भां भां शुरू कर देता है और ज़बरदस्त तरीके से वो एक प्रेशर बिल्डअप करते हैं पूरी दुनिया के अंदर, उनके सफ़ीरों को मूव किया जाता है, वो उठते हैं, जगह जगह वो इतना जो है वो ऊधम मचाते हैं, इतना शोर शराबा मचाते हैं और बराह रास्त पाकिस्तान का नाम लेकर और उस पर इल्ज़ाम लेकर, हालांकि कोई सबूत भी नहीं होता, कोई शवाहिद भी नहीं होते, और बहुत सारे मौके पे ऐसा हुआ कि ये गलत भी साबित हुआ। लेकिन उनके अंदर इतनी जुर्रत है, उनके अंदर इतनी हिम्मत है कि पाकिस्तान का नाम लें और हमें दुनिया भर के अंदर बदनाम करें और रुसवा करें। हमारे पास अगर शवाहिद मौजूद हैं और बार बार ये हो रहा है, उनका एक जासूस हमारे पास पकड़ा हुआ है जो BLA से राब्तों में था, कलभूषण, और इस तरह के हमारे पास बेशुमार जो है एविडेंस मौजूद है, हम आज भी उनका नाम लेने से डरते हैं। इसमें एक और खदशा जाहिर किया जा रहा है, जो हारून रशीद साहब ने भी अपने व्लॉग में ये कहा कि हो सकता है, इसमें उन्होंने कहा कि मैं हतमी बात नहीं कहता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया को भी ये एक्सेस नहीं है, यानी अरुणची से आने वाली फ़्लाइट में चाइनीज़ के इतला और फिर फ़्लाइट का टाइम और फिर BLA को उसकी खबर देना और फिर उनसे ये बम हमला करवाना, ये भारत के भी बस में नहीं है। ये तो ऐसा लगता है कि इसमें बराह रास्त अमरीकी मुलव्वस हैं और इन्वॉल्व हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि अगर अगर मैं बहुत मोहतात तरीके से ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी में अगर अमरीका मुलव्वस है, तो फिर सवाल उठेगा कि चाइनीज़ पे जितने हमले आज तक हुए, जगह जगह हुए, गवादर में हुए, शुमाली इलाका जात में हुए, ये हमला हुआ, और जगहों पे बार बार उनके ऊपर अटैक्स हुए, तो क्या इसके अंदर अमेरिका मुलव्वस है? अगर ऐसा है तो हम अमेरिका के इत्तेहादी हैं, अमेरिका हमारी मदद करता है, अमेरिका हमारी इंटेलिजेंस सपोर्ट करता है, हम उसके साथ वॉर ऑन टेरर में शरीक हो रहे हैं, शरीक रहे हैं। क्या हम अमेरिका से ये सवाल कर सकते हैं कि वो इसका जवाब दे? क्या हमारा फॉरेन ऑफिस उनसे कहेगा कि ये इशारे आपकी तरफ आ रहे हैं, ज़रा आप इसका जवाब तो दें कि क्या आप इस हमले के अंदर मुलव्वस हैं, या क्या सरकारी तौर पे कोई कम्युनिकेशन उनके साथ की जाएगी? मुझे नहीं लगता। हाँ, अलबत्ता अगर ये इमरान खान होता तो ज़रूर आंखों में आंखें डाल के बात करता, और इससे पहले भी वो करता रहा है, और इसीलिए वो नापसंदीदा है, और इसीलिए जेल में। अगली खबर पे आते हैं। ये भी बड़ी बहुत यानी इंटरेस्टिंग वो है कि डेवलपमेंट्स जो आईनी तरमीम के हवाले से हो रही हैं। अब ये कहा जा रहा है, और मेरा अपना भी अंदाज़ा ये है कि 10 अक्टूबर के बाद से 25 अक्टूबर तक के ये 2 हफ्ते बनते हैं। इसमें जो पाकिस्तान का ये धुंधला सियासी मंज़र है, जो इबहम है, जो शकूक व शुबहात हैं, जो पुरस्कार चीज़ें हैं जो आगे पीछे हरकत कर रही हैं, ये सारी मंज़र वाज़ेह हो जाएगा, ये बादल छट जाएंगे, एक क्लियर पिक्चर आपके सामने आ जाएगी कि अब पाकिस्तान में होना क्या है। यानी इसमें किस्मत का फैसला होगा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का, इसमें किस्मत का फैसला होगा नए चीफ जस्टिस का, इसमें आईनी अदालत की किस्मत का फैसला होगा, इसमें अदालतों के इख्तियारात को कंट्रोल करना, कम करना और उस पर कदगन लगाना, और सुप्रीम कोर्ट को जस्ट एक सेशन कोर्ट बनाना, जजों के तबादले और उनके ऊपर जो है वो कदगन लगाना और उनको पाबंद करना और उनके ऊपर प्रेशर बनाने की सारी टैक्टिक्स, ये सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी कि ये होंगी या नहीं होगी। इसी तरीके से मैं इससे बड़ी बात कहूँगा, और वह ये कि आपको ये भी पता चल जाएगा इन दिनों में, इन 2 हफ्तों के अंदर, ये PDM की फॉर्म 47 की गवर्नमेंट चलने के लायक है या नहीं है, ये आगे चलेगी या नहीं चलेगी, या इसकी किस्मत का भी फैसला होगा, क्योंकि उन्हें जो एक डेडलाइन दी गई है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, वो यही 2 हफ्ते हैं। ये उनकी हतमी डेडलाइन है कि इसमें वो आईनी तरमीम मंजूर करवाएं, और अगर वो नहीं करवाते, यानी इसमें कामयाब नहीं होते और जो नंबर की मैजिक नंबर है वो उसको पूरा नहीं करते, तो फिर इस गवर्नमेंट का इस्टेब्लिशमेंट को टके का फ़ायदा नहीं है, वो इसे फारग करेंगे। इसी में 2 हफ्तों के अंदर आपको ये भी वाज़ेह हो जाएगा कि इमरान खान के केसेस, जो अब केसेस बेसिकली रहे नहीं हैं, जो भी सूरत हाल है इस वक्त, जो इमरान खान जेल में है बुनियादी तौर पे, वो जुडिशल रिमांड पे है, उनको कोई सज़ा जो है वो उस तरह से नहीं है, वो कोई कैद जो है वो उस तरह से नहीं काट रहे, ज़मानतें उनकी हो चुकी हैं, तो इसलिए उनका बाहर आना बनता है। इन 2 हफ्तों के अंदर इमरान खान की किस्मत का भी फैसला होगा। मतलब ये कि जो इस वक्त PTI का सारा एजिटेशन है मुल्क भर में, और पै दर पै मुजाहरे, लगातार मुजाहरे और मुसलसल दबाव जो PTI पैदा कर रही है मुजाहरों के ज़रिए, इसका भी एंड हो सकता है इन 2 हफ्तों के दरमियान। और इन 2 हफ्तों के दरमियान सारी पिक्चर जो है वो पाकिस्तान की अगला सियासी मंजर क्लियर हो जाएगा। वैसे
एक बात तो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आप कभी भी पाकिस्तान में किसी बात के बारे में हतमी तौर पे कुछ कह नहीं सकते। यानी आप ये से अगर सवाल किया जाए कि पाकिस्तान का अगला आर्मी चीफ कौन होगा, नोबडी नोस, इसका कोई जवाब नहीं है। अगर आपसे कहा जाए कि पाकिस्तान में अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, नोबडी नोस, कोई इसके बारे में दावा नहीं कर सकता। हाँ, अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा इदारा था जिसमें ऐसी इस्लाहात हुई और एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार हुआ कि आप अगले 4-5 जो चीफ जस्टिस अकॉर्डिंग टू द मेरिट आने हैं, आप उस सब के बारे में बता सकते हैं कि फ़लाँ से फ़लाँ अरसे तक फ़लाँ साहब जो है वो चीफ जस्टिस होंगे, उसके बाद फ़लाँ तारीख तक फ़लाँ होंगे, फ़लाँ तारीख तक फ़लाँ होंगे। ये एक इदारा हमारा जो है वो आइन के मुताबिक बचा है, जो कि आइन के मुताबिक जो है वो चल रहा है। बाकी आप मुझे बताएं कि कौन सा इदारा है, आप कहें कि अगला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा, कोई नहीं जानता। तो ये सारा निज़ाम कुछ लोगों की मर्ज़ी और मंशा से चलता है, और ख़ुद ये लोग कहाँ से आते हैं इसके बारे में भी हम नहीं जानते। कौन इनके फ़ैसले करता है, कौन इनको जो है वो मतलब जैसे आर्मी चीफ़ है, हमें तो ये मालूम नहीं था जब इनकी अपॉइंटमेंट हो रही थी, ये तो उस फ़हरिस्त में थे ही नहीं। लेकिन फिर अचानक से इनका नाम आया आर्मी चीफ़ के तौर पे जनरल आसिम मुनीर का, और एक दिन वो अचानक से जो चीफ़ जो है वो बन गए आर्मी के, और उसके बाद वो सारे मामलात को जो है वो चला रहे हैं। इसी तरह जो एक्सटेंशन लेते हैं, ये तयशुदा होता है कि 3 साल कि जो उनका टेन्योर होता है पूरा हो जाता है और उसके बाद वो चले जाते हैं, लेकिन किसी का पता नहीं होता कि वो जाएगा या नहीं जाएगा। इसी तरह हमने 11-11 साल फौजी जर्नैल देखे हैं जो पाकिस्तान पे। तो अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी सूरत हाल, एक धुंधला सा मंज़र, ये हमेशा पाकिस्तान में रहा है। लेकिन ये फ़ौरी तौर पे जो मंज़र आपको एक नज़र आ रहा है, इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि 2 हफ़्तों में ये इंशाल्लाह इसमें कोई वाज़ेह तब्दीली आपको नज़र आना शुरू होएगी। यानी या तो चेहरों से निकाब उतरेंगे, या धुंधला मंज़र जो है वो इस तरह से दूर होगा कि चीज़ें वाज़ेह और क्लियर हो सकेंगी। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो।